हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और आज एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक लेकर आया हूँ और आप इसको बोल सकते हैं मेडिकल करप्शन का एक पार्ट। अपेंडिक्स अपेंडिक्स का स्कैम आपने अक्सर सुना होगा। अपेंडिसाइटिस हो गया, पेट में दर्द था, अपेंडिसाइटिस हो गया, फिर मेरा अपेंडिक्स निकाल दिया गया, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ। क्या होता है आखिर अपेंडिक्स, और निकाल देने में क्या कोई नुकसान होता है, और क्या अपेंडिक्स कई बार कुछ डॉक्टर जानबूझ के भी निकाल देते हैं जबकि कारण कुछ ना भी हो। तो गलतियां कहाँ पे होती हैं, मेन मुद्दा की गलती होती कहाँ पे है, क्या जानबूझ के गलती होती है या की जाती है। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये मैं कुछ चंद डॉक्टर्स के लिए बताने जा रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। फिर मैं बोलूँगा कि सारे डॉक्टर्स के बारे में कुछ गलत अंदाज़ा मत लगाएं, ठीक है। मैं फिर बोलता हूँ, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे और बुरे डॉक्टर भी होंगे, हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं, पेशेंट भी अच्छे बुरे होते हैं, सच बता रहा हूँ। अपेंडिक्स हमारे पेट का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रूडिमेंट्री ऑर्गन बोलते हैं जिसका कोई हमें मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस है। तो उसको निकाल देने से हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आखिर होता क्या है, जब कभी बार इसमें इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम जनरली सीवियर पेन एब्डोमेन, राइट साइड में पेट में दर्द होना, और साथ में वॉमिटिंग भी आ सकती है, स्वेटिंग भी हो सकती है, दबाने में पेट में दर्द होना, ठीक है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उस समय हो सकते हैं और काफ़ी सीवियर पेन होता है, और पेन थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है। लेकिन हम जब डायग्नोस करते हैं तो हम एक पॉइंट होता है अम्बलाइकस से और आपके हिप के बीच में, जिसको मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं, तो उसको मैकबर्नी टेंडरनेस बोलते हैं उस एरिया को। वहाँ पे उंगली लगा के देखते हैं दबा के कि अपेंडिक्स है या नहीं है। लेकिन रीज़न मैं आज इस वीडियो का बताने का मतलब ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि अपेंडिसाइटिस को हम कैसे डायग्नोस करें, क्योंकि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, यहाँ बैठ के बता नहीं सकता आपको, और ना ही मैं बोलूँगा कि आप खुद। मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन आखिर करप्शन क्या है, आखिर खामियां क्या हैं, क्यों अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है कुछ लोगों का जबकि अपेंडिक्स नहीं भी होता। देखो ऐसा है, आज मेरी इस बारे में एक सर्जन से भी बात हुई, बहुत सारे सर्जन, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे एक हॉस्पिटल से सिर्फ इस वजह से हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे यही किस्सा हुआ था। वहाँ पे एक गरीब आदमी आया, उसको लिटाया गया, उसकी डायग्नोसिस बना दी गई अपेंडिसाइटिस की, इसको अपेंडिक्स हो गया है, सर्जन ने बताई, और अगले दिन उसको ऑपरेशन करना था। क्योंकि मैं एक मेडिकल कंसल्टेंट था उसी पेशेंट का, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा नहीं कि ये अपेंडिक्स है। तो मैंने बोला कि किस बेस पे ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि सर्जन ने बोला। तो मैंने बहस करी तो कहते जी सर्जन की डायग्नोसिस आखिरी डायग्नोसिस होती है, जो सर्जन कहेगा वही करना पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन इसके टेस्टों में तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड में कोई एविडेंस है, ना इसमें कोई एविडेंस है, किस बात पे हो रहा है। कहता उन्होंने क्लिनिकली देखा है, पेशेंट को एग्जामिन किया है, तो इसीलिए वो ऑपरेट करने जा रहे हैं। उसी बात पे मेरी नोकझोंक हुई, बहुत गरीब पेशेंट था, उसके बाद ऑपरेट करने के बाद वो पेशेंट सीरियस भी हो गया, ये भी मैं बता दूं। तो उस दिन फिर मैंने वो हॉस्पिटल भी मुझे छोड़ना पड़ा, और क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं यार नवनीत काला इस पाप में भागीदार मत बन, निकल ले, जो भी हो रहा, जो भी होगा देखी जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस बिना इन्वेस्टिगेशंस के बनाना एक तरह का क्राइम है। इस हिसाब से तो आप किसी को भी बना देंगे, और अल्ट्रासाउंड भी कई बार डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं, सही बता रहा हूँ, कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी गलत होती हैं। तो करें क्या। देखो ऐसा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये तो चलो ठीक है जी, पेट में दर्द हुआ, कई बार पेट जरूरी नहीं होता वहीं पे ही दर्द हो जहाँ अपेंडिक्स है, कहीं और भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, फिर उल्टियाँ भी लग सकती हैं, सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो सिम्टम मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सिम्टम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अपेंडिसाइटिस के ऊपर। अगर आपका डॉक्टर सर्जन आपको कहता है कि अपेंडिक्स है, ऑपरेट करना पड़ेगा, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सब सर्जन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको निकाल देने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक ही फ़ायदा होता है, और वो होता है हॉस्पिटल को फ़ायदा या डॉक्टर को फ़ायदा, कि उसको कुछ चंद पैसे मिलते हैं। चंद पैसे क्या, एक गरीब के लिए तो 15-20-25 हज़ार रुपये बहुत मायने रखता है, और एक अपेंडिक्साइटिस के ऑपरेशन खर्चा आज की डेट में 20-25 हज़ार तो आता ही आता है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हॉस्पिटल क्यों ना हो,
अब वो ज़माने बीत गए जब 8-10 हज़ार में अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन हो जाते थे। सब कॉस्ट बढ़ चुकी हैं। अब कोविड आने के बाद तो सर्जरी के चार्जेस और बढ़ गए। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि पहली चीज़, अपेंडिक्स कई बार क्लिनिकली नहीं पता चलता है। अगर क्लिनिकली आपने डायग्नोस कर भी लिया बिना टेस्टों के, आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बिना कंफर्म किए ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपेंडिक्स को डायग्नोस करने के लिए कई बार अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट और क्लिनिकल जजमेंट को आपस में कोरिलेट करके देखा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो सीटी स्कैन पेट का कराएं, सीटी स्कैन, जो कि काफ़ी हद तक डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। और दूसरी चीज़, जब भी आपको कोई डॉक्टर ऑपरेशन, चाहे कोई भी ऑपरेशन के लिए अगर बोलता है, भाई सेकंड ओपिनियन जरूर ले लो। आजकल फ़ोन आपके हाथ में है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप फेसबुक किसके पास नहीं है, मैसेंजर किसके पास नहीं है, फ़ोन तो है ही ना। फटाफट अपनी रिपोर्टें भेजो, अपने किसी के थ्रू भी किसी और सर्जन को, ठीक है, इवन फिजिशियन को भी आप बात कर सकते हो, मेरे ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हो, और रिपोर्टें भेज के कंफर्म कर लो कि भाई हाँ ये जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। और ये मैं खाली अपेंडिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर सर्जरी कराने से पहले कम से कम, और मेजर सर्जरी कराने से कम, मैं बोलता हूँ एक सर्जरी कराने से पहले 2 ओपिनियन लेनी चाहिए कम से कम। और अगर मेजर सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई सर्जन कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा हो, तो 3 ओपिनियन लें कम से कम, और उसमें से एक गवर्नमेंट डॉक्टर की जरूर लें ओपिनियन, 2 प्राइवेट और एक गवर्नमेंट डॉक्टर की ओपिनियन जरूर लें। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ कि जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट में सेटअप में जाके कुछ ओपिनियन में बदलाव आ जाता है। और तो अपेंडिक्स के बारे में ये मेन मेरा आज अपेंडिक्स ही मुद्दा था कि इस तरह के केसेस मैंने बहुत बार देखे हैं जहाँ पेशेंट पेट दर्द करके आया और उसको बता दिया गया कि आपको अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स निकाल दिया गया, ऑपरेशन कर दिया गया, दर्द उसका फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और कुछ हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है, बेड साइड अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पे उस ना तो क्वालिटी अल्ट्रासाउंड की बहुत अच्छी होती है कई बारी, मैं छोटे हॉस्पिटल में तो खास तौर से बता रहा हूँ, और ना ही वहाँ पे डॉक्टर उस लायक होते हैं, काबिल होते हैं कि वो उतने अच्छे ढंग से उसको डायग्नोस कर पाएँ। और तो डायग्नोसिस बन जाती है और ऑपरेट हो जाता है पेशेंट, लेकिन पेशेंट का दर्द ठीक नहीं होता। बाद में आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब देखो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करा लिया, ये भी करा लिया, दर्द तो ठीक हुआ नहीं, अब क्या करें। फिर वो सर्जन के पास जाता है, फिर सर्जन बोलता है अभी थोड़ी सूजन है, हल्की सी इधर हुई है, वहाँ पे कुछ एडिजन बन गए हैं, फलाना हो गया है, हल्का इन्फेक्शन है, दवा देते हैं ठीक हो जाएगा। करते 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 वो फिर इधर उधर दूसरे डॉक्टर्स के पास जाता है, और बाद में पता चलता है इसको तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था या इसको कोई और इन्फेक्शन था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप हर डॉक्टर पे शक करें, लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमेशा से एक कन्फ्यूज़न रहता भी है और पैदा भी किया जाता है, और इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस या मेडिकल लूट, कि जहाँ पेशेंट को नहीं भी था तो भी उसका अपेंडिक्स निकाल दिया गया। और एक किस्सा मुझे याद आता है जहाँ पे पेशेंट को अपेंडिक्स शायद था, जो भी था, तो डॉक्टर ने बोला मैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करूँगा, लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से, और उसने उसको करते वक्त उसकी एक बड़ी नाड़ी काट दी और ब्लीडिंग इतनी हुई कि पेशेंट मरते मरते बचा। सच बता रहा हूँ, मरते मरते बचा वो पेशेंट। तो मैं आज यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से, सर्जन तो हर कोई लिख देता है अपने नाम के आगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन, लेकिन हर लेप्रोस्कोपिक सर्जन के बस की बात नहीं होती। लिखना एक अलग चीज़ है, लिखा आप कुछ भी लो अपने आगे, एक आम आदमी को क्या पता कि तुम दूरबीन के आपने कितने ऑपरेशन किया, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना स्किल्ड है। हर कोई, आप कितने भी सर्जन देख लो, सब अपने के नाम के आगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन लिखते हैं। ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो की जाती हैं वो गॉल ब्लैडर की हर्निया एक आम जनरल सर्जन करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्जरियां हैं जहां पे बहुत स्किलफुल सर्जन होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि डिग्री तो एमएस ही है ज़्यादातर। हालांकि एमएस के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी के अलग डॉक्टर भी होते हैं, आजकल तो हर फील्ड के सुपर स्पेशलिस्ट हो गए, वो एमसीएच होते हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटे शहरों में या इवन दिल्ली में भी ज़्यादातर सर्जरियां एमएस सर्जन ही करते हैं, स्पेशलिस्ट करते हैं, ना कि सुपर स्पेशलिस्ट, क्योंकि उनके फिर भाई जितना बड़ा
डॉक्टर होगा उतना ही बड़ा हॉस्पिटल होगा, उतना ही खर्चा ज़्यादा होगा। जो आपका एक छोटे हॉस्पिटल में खर्चा अगर 25,000 का आ रहा है तो वहाँ 60-70,000 का आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के मैं इतना ही बोलूँगा कि आप, अब एक और किस्सा मैं सुनाता हूँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही। मेरे ही किसी रिलेशन में एक पेशेंट को गॉल ब्लैडर की सर्जरी करानी थी। उनका गॉल ब्लैडर सिकुड़ चुका था। उनको 2-3 जगह दिखाया तो उन्होंने बोला जी इसमें दूरबीन से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें खतरा है, ये गॉल ब्लैडर सिकुड़ चुका है तो दूरबीन से नहीं हो पाएगा। लेकिन और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि इसको ओपन सर्जरी कराओ, पेट मतलब चीरा लगा के ही निकलवाओ। लेकिन एक सर्जन बहुत बड़े धुरंधर थे, नाम नहीं बता सकूंगा, और बहुत बड़े हॉस्पिटल में अभी भी डॉक्टर है, वो पेशेंट उनके पास चले गए। मैंने नहीं भेजा, वो खुद गए, जबकि मैं उन सर्जन को जानता भी था। तो उन्होंने, वो कोई जान पहचान थी तो ले गए। तो उन्होंने बोला मैं तो लेप्रोस्कोपी से कर दूंगा, इसमें क्या है, ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। भाई साहब उनको लिटाया, लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी। तो उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी जब डिसाइड, इन्होंने बिना पूछे मेरे से उनका टाइम रख लिया और ऑपरेट उनसे करा लिया। पेशेंट गया करीब 3 बजे ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में, और गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में दूरबीन से हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन पेशेंट को बज गए शाम के 7-8, और वो मेरे जानने वाले। तो उन्होंने तब मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये तो ऑपरेशन में बहुत टाइम लगा रहे हैं, ये तो 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन था, यहाँ तो 4-5 घंटे हो गए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा फ़ोन से, मैंने कहा क्या हो गया सर, इतना टाइम कैसे लग गया? तो उन्होंने अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, जी इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन ऐसी थी वैसी थी, मैंने डॉक्टर बुलाए हैं, लीवर वाले, फलाना था ढिमका था। जबकि क्या हुआ था, उन्होंने गलती से उसकी एक बाइल डक्ट काट दी, इंजरी कर दी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी की उसकी सर्जरी बहुत मुश्किल थी। और उनका वो बाइल डक्ट इंजरी क्या हुई, आप सोचिए, उस पेशेंट को ठीक होने में 2-2.5 महीने लग गए, जान बच गई बड़ी मुश्किल से, लाखों रुपए लगे, मुझे कहीं और रेफ़र करना पड़ा, और तब जाके उसकी जान बची। तो ये होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल हर बंदा नहीं, हर सर्जन नहीं कर सकता। नाम लिखने देने से नहीं हो जाता कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जन, कोई भी लिख सकता अपने नाम के आगे, और एक आम आदमी को नहीं पता होता कि इसको कितना आता है। तो भाई एक बार पता कर लें, और ओपिनियन उस डॉक्टर के बारे में भी ले लें 2-3 लोगों से, और क्योंकि आपको खुद को नहीं पता होगा। और देखो डॉक्टर भी रेफ़र करते हैं, मेरे ऐसे डॉक्टर भी रेफ़र करते हैं, तो हमें तो पता होता है। लेकिन बात वही है कि कोई लालच में अगर रेफ़र किसी घटिया इंसान को कर रहा है, घटिया डॉक्टर को कर रहा है कि वहाँ से उसको कमीशन मिलेगा, फलाना मिलेगा, तो प्रॉब्लम आ जाती है, फंस जाती हैं। और इसके अलावा जहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट डायरेक्ट जाता है, और कोई छोटे मोटा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी डरा के उसको ये बोल के तेरा फटने वाला है, अपेंडिक्स फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी डर के मारे फटाफट सर्जरी करा लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग ऐसा करते हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुझे हर साल मैं ये देखता हूँ कि 10 से 20% लोग ऐसे ज़रूर होते हैं अपेंडिक्स के, जो ठीक नहीं होते ऑपरेशन के बाद भी, और जहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं थी उनको, अपेंडिक्स की थी ही नहीं और मिसडायग्नोज थे, तो वहाँ पे ऑपरेट कर दिए गए। तो ये एक तरह का मैं स्कैम, आप बोलो इग्नोरेंस बोलो, जो भी बोलो डॉक्टर की तरफ से, तो बोल सकते हैं। लेकिन आप क्या करें, मेरे हिसाब से आप हमेशा सर्जरी से पहले सेकंड ओपिनियन जरूर लें। व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं, रिपोर्ट दे के आप अपने डॉक्टर को बुला के दिखा सकते हैं। वहाँ पे किसी को आप वो कर सकते हैं रिक्वेस्ट कि हमारा पेशेंट जाके देख लीजिएगा, अगर वो आ जाता है तो कुल मिला के आपके पास तरीके हैं। और फिर बोलूँगा कि इंक्वायरी ज़रूर करें और उस डॉक्टर के बारे में जो आपका ऑपरेशन करने जा रहा है। और तभी जल्दबाजी, देखो जब जल्दबाजी इमरजेंसी बना दी जाती है, कई बारी नहीं भी होता तो ऐसा डरा दिया जाता है मरीज के रिश्तेदारों को जैसा अभी बम फटने वाला है, और कई बार टाल भी दी जाती है। अब डॉक्टर साहब घूमने चले गए गोवा तो टाल भी देते हैं, अभी दवाइयाँ दे के देखते हैं 2-3 दिन में नहीं होगा तो फिर सोचेंगे, क्यों, तब तक डॉक्टर साहब गोवा से आ जाएंगे। तो इस तरह के भी इंडिकेशन टाले भी जाते हैं, बनाए भी जाते हैं। ये कुछ जगहों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। पोल पट्टी जो खोल रहा हूँ कुछ लोगों की खोल रहा हूँ कि इंडिकेशन कैसे बदले जाते हैं, इंडिकेशन कैसे बनाए जाते हैं। ये पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ सर्जरी के ऊपर। आज तो नाम तो अपेंडिक्स है, लेकिन फिर एक पोल पट्टी खोल रहा हूँ मैं कुछ डॉक्टर्स की। लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मेरे नज़र में हैं, और जो मैं अपनी फैमिली के जो ऑपरेशन कराए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी डॉक्टर्स का कि उन्होंने आज तक मुझे कभी भी मेरे विश्वास को हिलने नहीं दिया। ठीक है, तो मैं उन डॉक्टर्स को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। उनको पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। ऐसे डॉक्टर मेरे हैं जो मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, आप कहीं और भेज दो,
मैं नहीं करूँगा, मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, इसमें खतरा है, इसमें लफड़ा है। या फिर वो किसी दूसरे से कंसल्ट करते हैं, या फिर वो मिल के ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप मिल के ऑपरेट कर लो, किसी के साथ मिल के करो, किसी और स्पेशलिस्ट को बुला लो, अपने से बड़े सुपर स्पेशलिस्ट को बुला लो या उससे एडवाइस ले लो। तो ये ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं तो कर दूंगा, जैसे उन डॉक्टर साहब ने करा, ओ जी मैं कर दूंगा, कुछ नहीं, ऐसा करा है, उसकी बाइल डक्ट इंजरी कर दी, जो ऑपरेशन पेशेंट एक दिन में छुट्टी हो जाती है, और उसको छुट्टी करी, कितने छुट्टी तो खैर कई दिनों बाद हुई, और उसको ठीक भी नहीं कर पाए वो, फिर मुझे कहीं और भेजना पड़ा, तब जाके वो पेशेंट ठीक हुआ। तो ये बातें बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अननेसेसरी मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ ये होता आया है हॉस्पिटलों में, और मुझे भी इसलिए एक नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस गरीब इंसान को ज़बरदस्ती ऑपरेट कर दिया गया। हालांकि अब तो मैं भूल गया हूँ, बड़े साल हो गए इस बात को, नाम भी भूल गया हूँ पेशेंट का नाम, और जगह तो मुझे याद है, लेकिन क्या करूँगा। एक तो गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन, ऊपर से डॉक्टर भी अगर ऐसा मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। इसीलिए मैं एक गरीबों के लिए एक अलग से क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ। गरीबों के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसी लोकेशन पे खोलने जा रहा हूँ जहाँ पे हर इंसान आके उसका इलाज करा ले, और ये शाम को खोलने जा रहा हूँ इवनिंग क्लिनिक। इसके लिए मैं डिटेल में आपको अलग से बताऊँगा। विकासपुरी में खोलने जा रहा हूँ, लेकिन वो एरिया ऐसा है जहाँ पे एक अमीर आदमी आते हुए नाक मुँह सिंगोड़ेगा शायद, हालांकि बहुत पॉश कॉलोनी में ही है, मेरे घर के सामने ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता। तो मुझे लगा यार शाम के पेशेंट्स के लिए एक एरिया में प्रैक्टिस कर ले यार, शाम के पेशेंट मिस होते हैं, बेचारे आ नहीं पाते, तो शाम को मैं प्रैक्टिस बंद कर रखी थी। तो मैं 1 तारीख से शुरू करने जा रहा हूँ विकासपुरी में। तो मैं बता दूंगा, जिन लोगों को कंसल्ट करना है मुझे कांटेक्ट करिए, और मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दौड़ भाग कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ तो 1-2 घंटे के लिए तो कुछ कर ही सकता हूँ, वो भी आसपास। तो ये पता नहीं यार, मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं थोड़ा अलग हूँ, वेयर्ड हूँ, इसीलिए दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के चल नहीं पाता हूँ। पर जैसा भी हूँ खुश हूँ, बस खुश रहना चाहिए इंसान को, बाकी कहाँ लेके जाना है। और ये सांप, इसको मैं सांप बोलता हूँ। ये सांप कई लोगों को डसता भी है, और कई लोगों की जान भी बचाता है। जी हाँ, कई लोगों की जान भी बचाता है, और कई लोगों को डसता भी है। थैंक यू, शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो, शेयर करें, लाइक करें, जो मर्जी करें। मैं तो आता रहूँगा आपके सामने इसी तरह के कुछ बोल्ड वीडियोस लेके। वो गालियाँ मुझे पड़ती रहेंगी डॉक्टर से, हॉस्पिटल वाले मुझे गालियाँ देते रहेंगे। मोस्ट वेलकम, देते रहिए सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, दुनिया में अच्छे डॉक्टर, अच्छे लोग, बुरे पेशेंट, सब यहीं पे है, और सब कुछ यहीं पे रह जाना है। ये बात जिनकी समझ में आ गया ना, उस दिन भाई साहब धरती स्वर्ग बन जाए। लेकिन ये समझ में आता नहीं किसी को। पैसे की चाहत एक ऐसी है जो किसी को कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है, भागती रहती है। इंसान भाग रहा है बस, और भागते ही चला जाता है, और एक दिन भागते भागते ऊपर निकल लेता है। बाय, थैंक यू।